नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले की कक्षाओं में हम काफी विस्तार से व्याकरण को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे समुच्चय बोधक की। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि समुच्चय बोधक होते क्या है। तो देखिए, इससे पहले जब हमने संबंध बोधक देखे थे, देखो 3-4 चीजें जो होती है वो कंफ्यूजन वाली होती हैं। पहली चीज तो हमारा समुच्चय बोधक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हमारी हो जाती है क्या? दूसरी चीज हो जाती है हमारी संबंध बोधक। संबंध बोधक। और तीसरी चीज हो जाती है हमारी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक। ये 3 चीजें लगभग सेम दिखती हैं, ठीक है। तो संबंध बोधक के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के साथ में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, इसलिए इनको संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक के बाद मैं आपको बताऊंगा विस्मयादि बोधक और साथ ही साथ आपको इसके बाद में बताऊंगा निपात के बारे में। निपात क्या होते हैं और किस प्रकार इनका इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनका क्या यूज है, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात हम करेंगे समुच्चय बोधक की कि समुच्चय बोधक होते क्या है। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय बोधक क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए राम और श्याम भाई हैं, ठीक। या पर यूं कर दीजिए कि भाई भाई, ठीक है ना। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जब भी हमें ऐसे अव्यय, ठीक, अब अगर अव्यय शब्द में बोलूं तो आपको समझ लेना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसे अव्यय जिनके प्रयोग से क्या होता है, 2 शब्द या तो पदबंध, उपवाक्य या वाक्य आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। देखिए, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं या 2 शब्दों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। तो देखिए, समुच्चय बोधक के हम देखेंगे प्रकार, तो ये होते हैं 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा हमारा होगा व्यधिकरण, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं किसके? समुच्चय बोधक के, ठीक। पहले हम इसके सब टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे व्यधिकरण के सब टाइप्स को देखने वाले हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विस्मयादि बोधक की और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे निपात के बारे में। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको? समानाधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण का हम जब पहला प्रकार देखेंगे तो इसका पहला प्रकार क्या होगा? इसका पहला प्रकार होगा संयोजक, ठीक। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पहले समानाधिकरण, ठीक। इसके 2 टाइप्स बताए थे, ए है और बी होगा हमारा क्या? व्यधिकरण, ठीक। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसका पहला प्रकार क्या है? संयोजक। तो देखिए, ऐसे अव्यय या ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो क्या करते हैं, 2 शब्दों को या 2 वाक्यों या 2 उपवाक्यों को संयोजित करके रखते हैं, मतलब जोड़ के रखते हैं। कैसे संयोजित करके रखेंगे?
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता खेल रही हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, दो लड़कियां खेल रही थी, ठीक है, उन दोनों को संयोजित करने का काम किया है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा संयोजक समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे दूसरा। तो दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा हमारा होगा विभाजक। तो विभाजक को हम और एक बोल सकते हैं विकल्प, ठीक। अब देखिए विभाजक का मतलब होगा यहां पर हमें एक तरह से देखा जाए तो पृथक्करण जैसा हमें वाक्य देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मुझे भोजन दे दो, अन्यथा मैं भूखा सो जाऊंगा, भूखा सो जाऊंगा। क्लियर। तो अब देखिए विभाजक का अर्थ क्या है, देखिए दोनों वाक्य एक प्रकार से विभाजित थे, अलग अलग थे, तो क्या हुआ, हमने एक समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जो जिसने क्या किया, दोनों को जोड़ने का काम किया। दोनों विभाजित थे एक प्रकार से देखा जाए, आप मुझे भोजन दे दो एक बात थी और मैं भूखा सो जाऊंगा दूसरी बात थी। यहां पर जो अन्यथा शब्द प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, वही एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। विकल्प कैसा है कि भाई अगर आप मुझे खाना दे दोगे तब तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो मैं क्या भूखा सो जाऊंगा। एक प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, क्या है, हमें खाना देना पड़ेगा उसको, क्यों, क्योंकि वो क्या है, भूखा है। इस प्रकार से और भी जैसे कि अथवा प्रयोग किया गया हो किसी वाक्य में, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा भाई, इसी के अंतर्गत आएगा। नहीं तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल अगर आप सोचें तो भाई आप मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं किसी दूसरे से मांग लूंगा। इस प्रकार के जब समुच्चय बोधकों का प्रयोग होगा वो विभाजक या विकल्प समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा होगा विरोध दर्शक। तीसरा क्या होगा भाई, विरोध दर्शक। अब विरोध दर्शक में क्या होगा भाई, हमें क्या दिखेगा, विरोध दिखाई देगा वाक्यों में। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए सामान्यतः समुच्चय बोधक क्या होते हैं ये सभी जानते हैं, पर यदि आपको विस्तार से जानकारी है, मैं मानता हूं कि तभी आपको इस सब विषय का ज्ञान है। ऐसे तो मध्य प्रदेश के बारे में भी लगभग बहुत सारे लोग जानकारी रखते हैं, परंतु जिसके पास गहराई से ज्ञान मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का है, वही वास्तविकता में सही ज्ञानी माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए देखिए विरोध दर्शक के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मुझे रोक लो, लेकिन मैं जाऊंगा। इसको हम ऐसा कर देते हैं कि आप मुझे रोकोगे, है ना, आप मुझे रोकोगे लेकिन मैं जाऊंगा, ठीक है। एक प्रकार से कोई बच्चा मान लीजिए जिद कर रहा है कि आप मुझे रोकोगे लेकिन मैं जाऊंगा। अब देखिए एक प्रकार से विरोध
वाक्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विरोध हमें दिखाई दे रहा है, और यहां पर हमने जो समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? विरोध दर्शक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत और कुछ भी देखें तो जैसे कि मगर है, ये जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो वो विरोध दर्शक समुच्चय बोधक होगा। लेकिन जो शब्द है समुच्चय बोधक का वो भी किसमें आएगा? विरोध दर्शक में आएगा। इसके अलावा अगर हम किंतु परंतु देखें, किंतु या परंतु, वो भी किसमें आएंगे भाई? वो भी विरोध दर्शक समुच्चय बोधक में आएंगे। ठीक, हम अगला प्रकार देखेंगे। चौथा होगा हमारा परिणाम। ठीक है ना? परिणाम वाचक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब दो वाक्य जुड़े होंगे उसमें क्या होगा, एक का काम का परिणाम दूसरे पे पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूं, आपने मुझे डांटा, इसलिए मैं नाराज हूं। क्लियर है? अब देखिए, आपने मुझे डांटा एक वाक्य था, ठीक है, इसलिए मैं नाराज हूं। ठीक है ना? एक के द्वारा किया गया कार्य दूसरे वाक्य पर पड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? परिणामवाचक समुच्चय बोधक होगा। इसके अंतर्गत हम अतः भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होंगे? ये भी हमारे परिणाम वाचक क्या होंगे? समुच्चय बोधक होंगे। क्लियर है यहां तक? देखिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने दो प्रकार बताए थे आपको, एक था समानाधिकरण और दूसरा था व्याधिकरण। अब हम बात करेंगे किसकी? व्याधिकरण। व्याधिकरण का पहला प्रकार हम देखें तो पहला होगा कारणवाचक। क्या होगा? कारणवाचक। दूसरे में कारण दिखाई देगा। कैसे? मान लीजिए आपने मुझे नहीं मारा क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। ठीक, अब देखिए इस वाक्य को, आपने मुझे नहीं मारा, ठीक है, मेरी गलती नहीं थी। ये पहला हमारा वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। क्लियर? तो अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा किससे? क्योंकि के माध्यम से हमने जोड़ा। तो ये एक तरह से हमारा क्या है? पहली चीज तो समुच्चय बोधक है। मैंने बोला था कारणवाचक का को हम कैसे समझेंगे? तो कारणवाचक को हम ऐसे समझेंगे कि भाई देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्याधिकरण, ठीक है ना। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक का कारण, देखिए कारण क्या है भाई? गलती, ठीक है ना, हमें दिखाई दे रहा है एक वाक्य का द्वारा किया गया कार्य का परिणाम दूसरे पे पड़ता है। इस परिस्थिति में जो होता है ना वो क्या होता है? कारणवाचक समुच्चय बोधक होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने मुझे नहीं मारा क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। यहां पर क्या होगा? कारणवाचक समुच्चय बोधक होगा। अगला हम देखेंगे तो अगला होगा हमारा उद्देश्यवाचक।
बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान इस बात का रखेंगे कि हम समुच्चय बोधक का दूसरा टाइप का दूसरा पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया भाई, उद्देश्यवाचक। सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। आप जल्दी घर आ जाओ ताकि मैं बाजार जा सकूं। ठीक, आप जल्दी घर आ जाओ ताकि मैं बाहर जा सकूं। मतलब देखिए एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य दिखाई दे रहा है? तो भाई किसी को कहां जाना है, बाजार जाना है। एक उद्देश्य हमें जिस वाक्य में दिखाई दे और वहां पर जिन समुच्चय बोधकों के माध्यम से वाक्यों को जोड़ा जाएगा वो क्या हो जाएंगे, उद्देश्यवाचक संबंध बोधक हो जाएंगे। ये था हमारा सेकंड। अब हम देखेंगे थर्ड है भाई हमारा कौन सा, संकेतवाचक। इनके नाम से ही हमें समझ लेना है कि भाई क्या है। और मेन चीज ये है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसके प्रकार कितने होते हैं। कई बार अगर डीप ज्यादा पूछ लिया गया तो प्रश्न कठिन हो सकता है, इसलिए हमें सिर्फ मोटी मोटी जानकारियां तो होनी चाहिए कि भाई समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं। तो हमने बोला 2 होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है, अब कोई पूछ ले समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कुल कितने भेद होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि 4 भेद होते हैं। उसी प्रकार से व्याधिकरण के कितने भेद होते हैं, तो वो भी हम बता देंगे कि 4 भेद होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। चलिए, संकेतवाचक का अगर हम उदाहरण देखें तो यहां पर हमें क्या होगा, एक प्रकार की कंडीशन दी जाएगी, एक शर्त दी जाएगी और उस पर आश्रित होगा दूसरा वाक्य। कैसे, यदि आप आएंगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, मैंने बोला संकेत, और संकेत के साथ मैंने ये भी बताया कि एक प्रकार की कंडीशन हमें एक शर्त दिखाई देगी। अब एक शर्त दिखाई दे रही है ना यहां पर, यदि और तो के माध्यम से हमें कंडीशन दिखाई दे, आप आएंगे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मतलब एक प्रकार के हमें इससे पता चल रहा है इस वाक्य के अंदर किसी प्रकार के झगड़े की बात हो रही है, लेकिन हमें उससे नहीं लेना देना कुछ, हमें सिर्फ ये लेना देना है सीधी पहचान। अगर ज्यादा आपको समस्या हो रही है तो आप यदि और तो देख लें, जो और तो देख लें। इस प्रकार के जो समुच्चय बोधक होंगे वो होंगे हमारे संकेतवाचक। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है हमारा रूपवाचक। स्वरूप वाचक। देखिए सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि इनको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कृष्णा ने कहा कि वह मेरा मित्र है। ठीक, अब क्या हुआ, कृष्णा ने कहा कि वह मेरा मित्र है। इसमें जो हमने समुच्चय बोधक प्रयोग किया है वो एक स्वरूप, एक स्थिति को दर्शा रहा है। क्या है कि जो भी व्यक्ति है वो क्या बता रहा है कि कृष्णा क्या बता रहा है
कि वो जो जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो क्या है, मेरा मित्र है ना। ये प्रकार का एक स्वरूप हमें एक वाक्य में दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या होगा, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक के अंतर्गत होगा। ठीक है, ये तो थे दोस्तों हमारे क्या, समुच्चय बोधक, जिनके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बात करेंगे किसकी, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। हो सकता है कि आप इस वीडियो में काफी बोर महसूस कर रहे हो, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं खासतौर से हिंदी व्याकरण में, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको विस्तार से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ताकि आपको हिंदी भाषा को समझने में आसानी रहे। तो देखिए विस्मयादि बोधक में क्या होता है, सबसे पहली चीज, सबसे आसान तरीका, विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है भाई, ये चिन्ह होता है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक आपका वीडियो विराम चिन्ह का जरूर होगा, विराम चिन्ह मैं जरूर बताऊंगा आपको, और कहां किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है भाई विराम चिन्ह, है ना। कौन सा, विस्मयादि बोधक होता है। तो पहली चीज, इसका प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब कभी कोई आश्चर्यचकित बात हो, या डर वाली घटना हो, या बहुत ज्यादा खुशी की बात हो, या किसी को दूर स्थित व्यक्ति को बुलाना हो, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लगाया, अरे तुम आ गए, मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे मन के हाव भाव को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहां पर अरे के बाद हमने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति आया है उसके आने की चांस नहीं थे, और जिसके पास आए हैं वो इस बात से अपरिचित था कि जो व्यक्ति आया है वो आने वाला था, है ना। एक प्रकार से जिस व्यक्ति के घर जो भी व्यक्ति आया है वो कैसा हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है ना। ये बात यहां से स्पष्ट हो रही है। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि पहली चीज तो जहां पर भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई दे और उसके आगे कोई शब्द लिखा हो, तो सीधा समझ लेना कि यहां पर क्या है, ये विस्मयादि बोधक है। हम किसी को अरे के माध्यम से बुला सकते हैं, हे के माध्यम से भी हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब होता है एक प्रकार से चौंक जाना। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात आती है जिसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है, निपात, कि भाई निपात क्या होते हैं। तो देखिए ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए निपात हिंदी व्याकरण में ऐसे अवयव होते हैं जो क्या करते हैं, जो वाक्य दिया गया है उसमें अतिरिक्त भार देते हैं। अतिरिक्त भार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मुझे जाना है। ठीक, पहली बात है, साधारण सी बात है। ठीक है, मैंने बोला निपात का काम क्या है कि जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो ये थोड़ा सा वजन दिखाएंगे, हमारा बात को थोड़ी सी महत्वपूर्ण बताएंगे। कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए मुझे जाना ही है। अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ ही को छोड़ दिया है, जो क्या है हमारा निपात है। बात वही थी, लेकिन दोनों वाक्यों में अंतर क्या हो गया, तो भाई मुझे जाना है, तो एक साधारण सी बात थी। पर अगर बोल दिया गया मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई इमरजेंसी है, उसको जाने दो, है ना। बात जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के अव्यय जो क्या करें, भाषा में वाक्यों के अंदर क्या करें,
जो बात बताई जा रही है उसको महत्वपूर्ण बताएं, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण बताने के अलावा वजन उस बात में दिखाई दे, वो कहलाते हैं निपात। एक आध एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, खाना, मान लीजिए लिख देते हैं सेब खाना चाहिए, ठीक, सेब खाना चाहिए, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे तो निपात का प्रयोग हमने नहीं किया है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर निपात का प्रयोग करते हैं कि, तो क्या हो जाएगा, सेब खाना ही चाहिए। अब क्या हो गया, वाक्य में वजन बढ़ गया है, जो वाक्य लिखा हुआ था उसका महत्व अब पहले से अधिक हो गया है। इसीलिए इन चीजों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, जो किसी वाक्यांश में आते हैं और उस वाक्य के महत्व को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं निपात। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें और हमें आगे बढ़ाने में सहयोग दें। थैंक यू सो मच।